नमस्कार। तो चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव और दुनिया का सबसे महंगा चुनाव। टीवी 9 की एक खबर का अगर हवाला लूं तो टीवी 9 की एक खबर बता रही है कि 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। 2019 में खर्च किए गए कुल चुनावी खर्चे तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए थे और टीवी 9 की इस खबर का अगर हवाला लूं तो 2024 के चुनाव में 2019 के चुनाव से दोगुने से भी ज्यादा रकम खर्च की जा रही है। 1.35 लाख करोड़ रुपया अमेरिका के चुनाव से कई गुना ज्यादा। 1.35 लाख करोड़ रुपया। पता नहीं आप इसको समझ पाएंगे कि नहीं। इसको यूं समझें कि वो खबर ये बताती है कि एक प्रत्याशी पर 1400 रुपया खर्च हो रहा है इस चुनाव में। एक प्रत्याशी उसे कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, लेकिन पता है आपको इसमें 3 जगह पर मामला ऐसा फंसा कि बिना चुनाव के ही फैसला होने की दिशा में आगे बढ़ गए। लोकतंत्र होने की सबसे बुनियादी शर्त यह होती है कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। हर नागरिक वोट देता है और हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होती है और यह संविधान हक देता है हर नागरिक को। अगर किसी को वोट देने का अधिकार है ना मिला, इस देश में इतना बड़ा संकट रहा जब से ईवीएम आई है। आजकल बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वाले हारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा है जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे कि वीवीपैट से मिलान नहीं होगी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी अपना इतिहास पलट कर नहीं देखते। दरअसल उन्हें झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि 2009 के चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सबसे शुरुआती नेता बीजेपी के ही रहे। खुद उनके राजनीतिक गुरु जिन्हें वो मानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम पर पूरा एक किताब ही लिख दी थी और उन्होंने उस किताब का पूरा वो काम किया। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी लेता तो ईवीएम से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं अगर चुनाव आयोग इस पे सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता तो। जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब का नाम था ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के बड़े नेता हैं, कई बार टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं और इसलिए ये सारी चीजें एक सवालिया घेरे में पैदा होती हैं। फिर आया चंडीगढ़ अध्याय। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती रही तो बैलेट पेपर से वोटिंग में बाकायदे 8 वोट विपक्षी दलों के एक आदमी पेन से पीठासीन अधिकारी बैठकर काटता है। ऊपर से परम ब्रह्म परमेश्वर की नजर पड़ती, यानी ईवीएम का, सीसीटीवी कैमरे का। ऊपर से सीसीटीवी कैमरे की नजर पड़ती है, चोरी पकड़ा जाती है और फिर चुनाव सुप्रीम कोर्ट बचा होता है, रद्द कर देता है। अब एक तीसरा सैंपल लोकतंत्र का देखिए, सूरत का चुनाव। सूरत में क्या होता है, उसके पहले एक एक जगह उसके पहले चले जाते हैं। खजुराहो। खजुराहो एक सीट है मध्य प्रदेश की जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती है। बड़ी सीट है, वहां पर बहुत मजबूती से वहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे होते हैं और बीजेपी से उस सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा वहां चुनाव मैदान में थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन पत्र में 2 कमियां निकाल दी। पहली, फॉर्म के साथ लगी मतदाता सूची प्रमाणिक नहीं है, यानी पुरानी है, जबकि ये उसी समय चेक होना चाहिए। जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठा होता है, फॉर्म सामने जाता है, एक एक चीज वो देखता है। कोई कमी होती है तो तुरंत प्रत्याशी को बताया जाता है कि ये ठीक करिए, इसको ये ठीक करके ले आइए या इसको बदलिए। नहीं बदला गया। बाद में नामांकन रद्द करने के समय पहली कमी बताई गई कि प्रामाणिक नहीं सूची, आप अपनी सूची से मिलान कर लेते।
दो जगह हस्ताक्षर करना था लेकिन केवल एक जगह पर हस्ताक्षर हुआ और ये दो बहाने बना करके खजुराहो में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया और इंडिया गठबंधन ने फिर यहां पर अपना प्रत्याशी कोई और दूसरा था नहीं। हालांकि वहां उन्होंने कोशिश की है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को वहां पर समर्थन दे दिया, लेकिन जो लड़ाई थी वो तो खत्म हो गई भाई, क्योंकि आपने पहले समय रहते तो ये काम किया नहीं। और जब वहां पर ये खजुराहो में प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जीत तो सुनिश्चित हो जाएगी ना। तो एक तो खेल यहां हुआ। सूरत में क्या हुआ? सूरत में बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया और हवाला यह दिया कि उसके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद जो 8 बचे उम्मीदवार थे, उन सब ने बारी बारी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और ऐसे में अकेले एक उम्मीदवार बचे, बीजेपी के मुकेश दलाल, और उन्हें निर्विरोध चुनाव जिता करके विजेता घोषित कर दिया गया। कमाल है भाई। आप कल्पना करिए कि ये इस तरह से हुआ क्या। सूरत वह सीट जिस पर 2019 में बीजेपी की तरफ से खुद उनके प्रत्याशी जीते थे, जो 7,95,651 वोट पाए थे, जिन्होंने अशोक पटेल को हरा दिया था चुनाव। और कल्पना करिए यहां बीजेपी का अपना एक प्रत्याशी था, पहले ही चुनाव जीता हुआ प्रत्याशी। क्या ऐसा होता है क्या कि एक प्रत्याशी का नामांकन अगर रद्द हो जाए तो बाकी का नामांकन सबने अपने वापस कैसे ले लिया? कहा जाता है कि वो जो उनका नामांकन देने वाला था, वह व्यक्ति तो जो है प्रस्तावक जो था उसको दबाव डाला गया। फिर बसपा के प्रत्याशी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, प्रत्याशी वापस ले लिया। फिर प्रत्याशियों की जो जितने भी लिस्ट थी सबको बारी बारी वापस करा गया। पता है आपको, अगर आपको लगता है कि सबने अंतरात्मा की आवाज सुन के अपना प्रत्याशी वापस ले लिया, तो आइए तीसरी जगह ले चलता हूं, इंदौर। इंदौर में क्या हुआ उससे आप सूरत का खेल समझ जाएंगे। इंदौर से जो मिशन सूरत था बीजेपी का, उस मिशन सूरत को मिशन इंदौर बना करके दूसरी सीट बीजेपी जीतना चाहती थी, लेकिन वहां फेल हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी कांग्रेस सहित 9 प्रत्याशियों ने वहां पर वापस अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन बसपा समेत कई और प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसलिए अभी भी इंदौर में मिशन सूरत पास नहीं हो पाया। और वहां पर एक खबर यह आ रही है कि बीजेपी की इंदौर में कोशिश थी कि यहां भी बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया जाए और कांग्रेस सहित 9 प्रत्याशी अपना नामांकन वापस भी ले लिए। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेने और शाम को बीजेपी ज्वाइन करने, वो जो वहां के वो नेता है ना कैलाश विजयवर्गीय, जिनका बेटा बल्ले से अधिकारी को पीटते हुए नजर आया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटा परिवारवाद नहीं है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बेटा बीजेपी का नेता है। तो उनकी गाड़ी में जाते हुए अक्षय बम शाम को बीजेपी ज्वाइन करके बम फोड़ देते हैं। लेकिन बसपा के प्रत्याशी संजय सोलंकी ने कहा कि उनके प्रत्याशियों को सुविधा के साथ साथ वो सब कुछ बीजेपी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जो जो उन प्रत्याशियों को चाहिए, और उनको उनके लिए शर्त रखी जा रही है कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए। निर्दलीय प्रत्याशी अंकित गुप्ता ने मीडिया के लोगों को बताया कि बीजेपी नेताओं द्वारा उन्हें 25 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया। उनके परिवार को बोला गया कि आप भी दबाव डालिए कि ये नामांकन वापस ले लें। दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी परमानंद तोलानी ने बताया कि मेरे प्रस्तावक पर दबाव डाला गया कि आप उनका वापस ले लीजिए, तोलानी साहब का मंच पर सम्मान होगा, मुख्यमंत्री के साथ उनकी फोटो हो जाएगी, नामांकन वापस ले लीजिए।
मिशन सूरत, मिशन इंदौर में कामयाब नहीं हो पाया और तमाम तरह के आरोप इस तरह के बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जबकि सूरत की तरह इंदौर भी बीजेपी का अपना गढ़ है। देश में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को इंदौर में ही मिली थी। 5 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी ने इंदौर में चुनाव जीता था। बावजूद इसके इंदौर बीजेपी का लक्ष्य था कि यहां निर्विरोध हो जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और ऐसा हो रहा है कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब बीजेपी जीत रही है, बीजेपी को लगता है कि वो अब की बार अकेले 400 पार है, बीजेपी के पास इतने बड़े नेताओं की फेहरिस्त है, बीजेपी वैसे ही मंदिर बनवा चुकी है, 370 हटवा चुकी है, जो मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी और तमाम जी जी जितने लोग हैं, सब लोग यही तो गिनवा रहे हैं। डरा भी रहे हैं कि मतलब इनको वोट मत दे देना, नहीं तो सब मुसलमानों को दे देंगे। सब कुछ करने के बाद बीजेपी को मिशन सूरत करना पड़ा। क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित संदेश है? यही सवाल करते हुए सूरत के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है और इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, लेकिन उसे तत्काल सुनने से मना कर दिया। बार एंड बेंच में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो पीआईएल दायर की है वह चुनाव से संबंधित है और यह जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती। उन्होंने कहा कि यदि आप चुनाव के मामले में जनहित याचिका दायर करेंगे तो हम विचार कैसे करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होता है तो वह भी उसी के बराबर है जो चुन करके आया। तो सूरत में मतदाता की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि वोटर्स के पास निगेटिव वोटिंग का भी ऑप्शन होता है, जो सूरत के मतदाताओं को नहीं दिया गया। और नीलेश कुंभानी को विसंगतियों के चलते नामांकन रद्द कर दिया गया और बचे हुए प्रत्याशी वापस ले लिए और मुकेश दलाल जीत गए। यह सीधे सीधे यह आरोप लगाया गया कि भाई इस तरह से तो आप लोकतंत्र का ही गला घोट रहे हैं। और इन सब के बीच में एक खबर यह भी आती है कि सुप्रीम कोर्ट यह मामला सूरत में दोबारा चुनाव कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है। लेकिन एक सवाल बतौर नागरिक आपका, हमारा, इस देश के हर मतदाता का बनता है, ये मिशन खजुराहो, मिशन सूरत, मिशन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, मिशन इंदौर, ये क्या है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपने नेताओं को अपने साथ नहीं ले पा रही है। कौन जानता है कि नेताओं के साथ क्या होता है? कौन जेल के डर से? अरे भाई, क्या अजीत पवार किसकी वजह से चले गए? अच्छा, कोई भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, प्रज्वल रेवन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनको पड़ा एक एक वोट, बीजेपी को मजबूत करेगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। और पता चल रहा है कि 3,000 मामले महिलाओं से बलात्कार के, शोषण के, प्रज्वल रेवन्ना, और उसको बीजेपी टिकट देकर चुनाव लड़ा रही। और सवाल पूछा जा रहा तो करे कांग्रेस दोषी है, क्योंकि कांग्रेस बाहर भागने दे उसको, क्योंकि कांग्रेस के कर्नाटक में सरकार है। हद है, मतलब आपकी नैतिकता कहां गई? मान लीजिए कांग्रेस ने नहीं पकड़ा बलात्कारी को, तो बीजेपी ज्वाइन करा कि मोदी जी उसकी कैंपेन करेंगे। यही कहां गया, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फलाने की सरकार। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बलात्कारियों के लिए भी टिकट देकर के चुनाव में वोट मांगने जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह के कहने कि हम महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस बताए। अरे कांग्रेस को छोड़ो ना, आप सत्ता में हो, आप बताओ कि टिकट आपने दिया कि नहीं दिया, क्यों दिया? आपको नहीं पता था 3,000 महिलाओं से बलात्कार, शोषण, अन्याय? आपको नहीं पता था सूरत में ये प्रत्याशी अपना पर्चा क्यों वापस ले रहे हैं? क्या आपके लोग डरा नहीं रहे? आपके लोग खरीद नहीं रहे? आपके लोग उनको धमका नहीं रहे? आपके लोग पैसा नहीं बांट रहे? क्या इंदौर में ये जो आपके प्रत्याशी को उठा ले गया गया, आपका अब बीजेपी का आदमी कांग्रेस के प्रत्याशी को लेके अपनी गाड़ी में ले जाकर बीजेपी ज्वाइन करा रहा है? आप तो वैसे ही बाहर ही है भाई, इसका जवाब दीजिए ना। आप तो वैसे ही 400 पार जा रहे थे।
आप तो कहते हैं ये कांग्रेसी हमें नहीं चाहिए, ये कांग्रेसी भ्रष्टाचारी होते हैं, कांग्रेसी परिवारवादी होते हैं, कांग्रेसी जो है देश के हितैषी नहीं होते। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं और कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने लगे। ये सवाल कब तक आप कहेंगे कि कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो हम क्या करें? अरे आप सीधे कहिए कि बलात्कारी को ज्वाइन नहीं कराएंगे बीजेपी। कांग्रेसियों से हमको भाजपा नहीं चाहिए, हमारे पास अपने प्रत्याशी हैं, अपने नेता हैं, मोदी जी हैं, मंदिर है, 370 है, सब कुछ है। बीजेपी ये क्यों कर रही है, इस बात को अगर आप समझना चाहेंगे, तब आपको यह बात समझ में आएगी कि असल में बीजेपी इस चुनाव को येन केन प्रकारेण जीतना चाहती है, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कह दिया था, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 100 में 85 नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। किसानों की आय दुगनी होने की बजाय किसानों पर कर्ज दुगना हो गया, लेकिन अब ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस देश में पेपर लीक हो जा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का आलम 45 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जाति जनगणना नहीं की रही जाएगी, लेकिन अपनी अपनी जातियां गिनाएंगे, लेकिन जातियां जब अपना हक मांगेंगी, बराबरी मांगेंगी, तो कहा जाएगा कि कोई जाति होती ही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। महिलाओं पर शोषण, अन्याय, अत्याचार हाथरस से लेकर के, उन्नाव से लेकर के अब प्रज्वल रवन्ना तक चला जाएगा, कर्नाटक के बलात्कारी को टिकट देने का, लेकिन ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव भी ट्रेलर है, खजुराहो का चुनाव भी ट्रेलर है, सूरत का चुनाव भी ट्रेलर है, इंदौर का चुनाव भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता कि इस देश में कोई चुनाव आयोग है, कुछ नहीं कर रहा है। विपक्षी दलों को एक दो नोटिस दे देता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों में आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं, जो विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में धार्मिक नारे लगा रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं, लेकिन ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। और अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो चुपचाप ऐसे ही सोए रहिए और बीजेपी को वोट दीजिए, अगर आपको यही पिक्चर देखनी है। और अगर आपको यह सारा खेल समझ में आ रहा है, तो एक बात बहुत पहले से कही जाती है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। संविधान बदलने की बात आ रही है, सफाई देनी पड़ रही है। दाढ़ी में तिनका न होता तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके नेता जिन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और संविधान खत्म और कमजोर कैसे किया जाता है, ये खजुराहो, सूरत, इंदौर और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, ये लोग राजनीतिक रूप से संविधान के खतरे और संविधान के खात्मे की तरफ इशारा तो कर ही रही है। इसके बाद भी किसी को ये भ्रम रहे, मुगालता रहे कि नहीं भाई लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है, क्योंकि मजबूत सड़क बन रही है, मजबूत ओवरब्रिज बन रहा है। नहीं साहब, लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। और अगर ये सब देख करके आपको कुछ समझ में आता है, तो आप ही के लिए एक बात जगाने के लिए, चुनाव के बीच में दुनिया का सबसे महंगा चुनाव, 60,000 करोड़ रुपए का चुनाव 2019 का था, 1.35 लाख करोड़ रुपए का चुनाव हो रहा है, और फिर भी चुनाव में सूरत हो रहा है, इंदौर हो रहा है, खजुराहो हो रहा है। इसके बाद लोकतंत्र बचेगा क्या? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बहुत बहुत धन्यवाद।